हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसका हम पार्ट वन लेकर आए हैं। इसमें आपको पार्ट वन में कालीबंगा सभ्यता से पूर्ण रूप से जानकारी देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अंत में मैं आपको इस कालीबंगा से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने किस प्रकार से डिफाइन किया है। तो मैं आपको इस कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड इन शॉर्ट ट्रिक को बताते हुए इन कालीबंगा सभ्यता को पूर्ण रूप से डिफाइन करूंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूर्ण रूप से पूरा देखिए और इसी प्रकार की वीडियो को और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नवल पाठशाला। तो हम आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम पहली सभ्यता का नाम लेंगे कालीबंगा। यानी इस वीडियो में हमारी पहली सभ्यता का नाम होगा कालीबंगा सभ्यता। तो आप लोग इसमें देखेंगे कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी हमें इटली के डॉक्टर पी.ओ. टेसीटोरी 1887-1899 के खोज अभियान के अंतर्गत मिलती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम जानकारी हमें कालीबंगा की किस खोज अभियान के अंतर्गत मिलती है। तो डॉक्टर पी.ओ. टेसीटोरी अभियान के अंतर्गत। तो इसमें आप लोग देखेंगे टेसीटोरी ने अपने इस खोज अभियान के तहत बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से अनेक प्राचीन स्थल खोज कर पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह किया। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। कालांतर में इन्हीं स्थलों का पुनरावलोकन किया गया तथा डॉक्टर अमलानंद घोष ने इस जगह की प्रामाणिकता दी। अतः अमलानंद घोष को ही कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता मानते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कालीबंगा यानी कालीबंगा, आप लोग इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि काला हम जानते हैं कि अफीम होता है और अफीम को हम अम्ल भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम खोजकर्ता का नाम देख सकते हैं कि काली अफीम होती है और अफीम को हम अम्ल कहते हैं। तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे अमलानंद घोष। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। डॉक्टर अमलानंद घोष ने इस सभ्यता पर सर्वप्रथम 1952 में प्रकाश डाला। यानी अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में की थी। इसके बाद इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन वर्ष 1961 से लेकर 1969 तक ब्रजवासी लाल, बीवी लाल एवं बालकृष्ण थापर, बीके थापर ने किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो खोजकर्ता हैं और इसके जो उत्खनन करता है, दो दे रखे हैं, बीवी लाल और बीके थापर। तो आप इसको याद करने की आप लोग ट्रिक देख सकते हैं कि कालीबंगा एक तो अमल वाला हो जाएगा, जो हमारी एक पहली ट्रिक हो जाएगी खोजकर्ता वाले। और इसमें हम दूसरी ट्रिक देखेंगे, यानी इसमें आप लोग लिखेंगे कि काली का ब्लड ग्रुप A+B। यानी इसमें आप लोग ट्रिक लिखेंगे काली का ब्लड ग्रुप क्या है, A+B। तो ए से हमारा हो जाएगा खोजकर्ता अमलानंद घोष और दूसरा हमारे जो ट्रिक है B+B, उससे हम हो जाएंगे बीबी लाल और दूसरा बी से हो जाएगा बीके थापर। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अमलानंद घोष ने तो खोज की थी 1952 ईस्वी में कालीबंगा की, और बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से लेकर 1969 तक इनका उत्खनन करता किया, यानी इसकी खुदाई की थी, यानी इस सभ्यता को खोदा गया था। तो ये आपकी दो ट्रिक हो जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं आगे। वर्तमान में ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर पीलीबंगा से लगभग 5 किलोमीटर दूर गग्गर नदी, इसे ही सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी तथा राजस्थान का शौक भी कहते हैं। तो इस जो इसमें दे रखा है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह गग्गर नदी के किनारे बसी हुई है, जिसे हम सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी और लेटी हुई नदी और राजस्थान का शौक भी कहते हैं। तो आप लोग इसे याद करने की ट्रिक देख सकते हैं कि कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यानी कालीबंगा। तो आप पीछे देख सकते हैं कि कालीबंगा में सबसे अंत में घ आ रहा है, तो घ से हमारा हो जाएगा हनुमानगढ़। और इसी के साथ ये कौन सी नदी पर पाई जाती है, गग्गर नदी। तो घ से हो जाएगा गग्गर नदी, यानी इसी के नाम में यह कौन सी नदी पर पाई जाती है उसकी ट्रिक दे रखी है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को संस्कृत साहित्य में बहुधन्यदायक क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। कालीबंगा एक सिंधी शब्द है, यानी कालीबंगा
जो हमारा शब्द है वो ये पंजाबी भाषा यानी सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इसे काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं। यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको पता ही होगा, काले रंग की चूड़ियाँ। और एक मैं आपको बात बता दूँ, काले जो हमारे कालीबंगा है इसमें आप दो चीज़ याद रखेंगे, एक तो काले रंग की चूड़ियाँ और एक काल, यानी काल का मतलब अकाल पड़ो, यानी सब कुछ सूखा हुआ। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये मतलब आपको याद रखनी है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप लोग दो चीज़ें याद रखेंगे, काले रंग की चूड़ियाँ और काल। तो इसमें हम आप आगे की ओर देखेंगे, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। कालीबंगा सभ्यता को हम 5 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें से दो बहुत प्राचीन हैं तथा 3 बाद में बने हुए लगते हैं। इस सभ्यता की खुदाई में 2 टीले मिले हुए हैं। एक टीले के नीचे दुर्गनुमा नगर बसा हुआ था तथा दूसरे टीले के नीचे बिना दुर्गनुमा नगर बसा हुआ था, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति एवं पैसे वाले व्यक्ति दुर्गनुमा नगर में रहते थे एवं गरीब व्यक्ति बिना दुर्गनुमा नगर में रहते थे। तो आप लोग ये जो मैंने लाइन दे रखी है कि कालीबंगा सभ्यता को हम 5 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इन 5 स्तरों को मैंने किस प्रकार से विभाजित किया है, ये दे रखे हैं। इस सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था, जिसमें आपको 5 स्तर दे रखे हैं टोटल। पहला स्तर है, फिर द्वितीय स्तर दे रखा है, फिर तृतीय स्तर दे रखा है, फिर चतुर्थ स्तर दे रखा है, फिर पंचम स्तर दे रखा है। तो पहला और दूसरा जो स्तर है, इन दोनों स्तरों में पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, यानी पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष इसमें मिले हैं, यानी द्वितीय स्तर तक। फिर आगे के जो 3 स्तर दे रखे हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, इन तीनों स्तरों में उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, यानी उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके टोटल 5 स्तर हो जाएंगे। इन 5 स्तरों के बाद आप लोग देखेंगे कि आगे मैंने क्या बताया था कि इस सभ्यता की खुदाई में 2 टीले मिले हैं। एक टीले के नीचे दुर्गनुमा नगर बसा हुआ था तथा दूसरे टीले के नीचे बिना दुर्गनुमा नगर बसा हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम कालीबंगा सभ्यता की जब खुदाई चालू थी, जब 2 टीले प्राप्त हुए थे। 2 टीले कौन कौन से थे, किस प्रकार से थे, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 टीले किस प्रकार से प्राप्त हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। एक तो पश्चिमी टीला और दूसरा टीले का नाम है पूर्वी टीला। बीच में आप तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था, जिसमें आपको नीचे दोहरा परकोटा यानी दोहरी सुरक्षा प्राचीर दीवार देखने को मिलेगी, यानी पश्चिमी टीला ऊंचाई पर था। और ये जो पूर्वी टीला था वो थोड़ा नीचे यानी नगरी टीला था, जो थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ था, जिसमें नगर के निवासी, नगर के लोग रहते थे। तो इसमें देख सकते हैं आप घर बने हुए और बीच में एक सड़कें समकोण पर काटती, यानी बीच में यानी घर बने हुए हैं, यानी पूरी टीले यानी नगरी टीले में लोगों के घर बने हुए हैं और सड़कें समकोण पर काट रही है और बीच में एक सड़क पूरा रूप से बना हुआ है, यानी रास्ता बना हुआ है। ऊपर आपको दे रखा है मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो आप लोग देख सकते हैं मकान बने हुए हैं और इनके जो दरवाजे हैं वो मुख्य दरवाजे की ओर न, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे और सड़कें समकोण पर काटती थी। और ये हमारी पद्धति ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति और ग्रिड पद्धति के नाम से जानी जाती थी। नीचे आपको दे रखा है पश्चिमी टीला, जिसे हम दुर्ग टीला कहते थे। इसमें शासक वर्ग रहता था, यानी राजा महाराजा रहते थे। दूसरा हमारा पूर्वी टीला और नगरी टीला है, जिसमें नगर के निवासी रहते थे। तो ये आपका कालीबंगा सभ्यता की खुदाई से रिलेटेड 2 टीले हो जाएंगे। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आगे आपको दे रखा है कालीबंगा की अद्भुत विशेषताएं, यानी कालीबंगा की कौन कौन सी विशेषताएं, यानी कालीबंगा से रिलेटेड हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। साक्ष्य और विशेषताओं देखने से पहले हम कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखेंगे, जिससे आपको इन विशेषताओं को पढ़ने में आसानी होगी। तो ट्रिक्स हम पहले देखते हैं। ट्रिक्स में आप लोग सर्वप्रथम कुछ नहीं करेंगे, कालीबंगा सभ्यता है जिसमें आपको सर्वप्रथम 1 से लगाकर 8 तक गिनती याद रखनी है। ट्रिक होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आप लोग पहला पॉइंट बनाते हुए यानी पहला नंबर लगाते हुए देखेंगे। पहला हमारी टिक दे रखी है आज़ादी के बाद खोजा गया पहला भारत का पुरातात्विक स्थल, यानी कालीबंगा सभ्यता आज़ादी के बाद
खोजा गया पहला भारत का पुरातात्विक स्थल है। एक से हम देखेंगे एक पल्ली का दरवाज़ा मिला, यानी इसकी विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि एक पल्ली का दरवाज़ा मिला, यानी कालीबंगा सभ्यता में एक पल्ली का दरवाज़ा ही मिला, दो पल्ली वाले दरवाजे नहीं थे। फिर हम दो देखेंगे, दो से रिलेटेड हमने क्या देखा था, दो से होगा हमारा दोहरी रक्षा पाचिर, यानी कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें दोहरी रक्षा पाचिर दीवार बनी हुई थी। और दो से हम देखेंगे दो अनाज, यानी इस कालीबंगा सभ्यता के दौरान हमें गेहूँ एवं जौ उगाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, यानी दो अनाज हमें मिले हैं उगाने के, गेहूँ और जौ। तीन से हम देखेंगे तीसरी राजधानी, जो हमें दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, यानी कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी का, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 4 नंबर से हम देखेंगे 4 पैर वाले 4 जानवरों के साक्ष्य, इसमें हाथी, ऊंट, कुत्ता और बैल सम्मिलित है, यानी 4 पैर वाले 4 जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हमें ऊंट की अस्थियां मिली है और हाथी दांत की कंघी मिली है, कुत्ता एवं बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। 5 पॉइंट देखेंगे 5 स्तर मिले हैं खुदाई के, यानी पीछे मैंने आपको 5 स्तर बताए थे, जिसमें पहला तो हमारे 2 स्तर थे पूर्व हड़प्पाकालीन स्तर और दूसरा हमारा था उत्तर हड़प्पाकालीन स्तर। 6.6 अगली ट्रिक है हमारी 6 नंबर की, जिसमें आप लोग देखेंगे 6 नंबर यानी 6 छेद खोपड़ी में, यानी बालक की 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, जो हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्रोवाइड करवाती है। 7 आप पॉइंट देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है, यानी 7 हवन कुंड मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। और 8वां से हम देखेंगे एच, यानी रीजनिंग में हम एच को 8 से लिखते हैं, यानी एच को 8 से डिफाइन करते हैं, तो इसमें आप लोग एच से हो जाएगा हनुमानगढ़, यानी कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर बसी हुई है, हनुमानगढ़ जिले में बसी हुई है और इसके किनारे घग्गर नदी बहती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता की ट्रिक है 1 से लगाकर 8 तक, आपको इसमें पूर्ण रूप से आधे से ज़्यादा विशेषताएं देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये नंबर याद रखना है और नंबर याद रखने के बाद आप स्वयं से ही इन सारी विशेषताओं को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने दिमाग में रख सकते हैं। फिर हम अगली ट्रिक की ओर चलते हैं, कालीबंगा से प्राप्त सिंधु सभ्यता के साक्ष्य की ट्रिक, यानी कालीबंगा से प्राप्त यानी सिंधु सभ्यता के कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले उसके बारे में हम देखेंगे। तो कालीबंगा से हो जाएगी काली चूड़ियाँ और लकड़ी की नाली मिली है काली, आप देख सकते हैं कि लकड़ी की जो नाली होती है वो काली होती है, तो काली हो गई। कच्ची ईंटे के प्रमाण मिले हैं, काली यानी आपको एक लिंक दे रहा है काली, तो इसमें आप लोग काली से रिलेटेड आप कच्ची ईंटों के प्रमाण देख सकते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जो हम खेत देखते हैं, खेत खलिहान देखते हैं, वो भी काले ही होते हैं, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य दक्षिण पूर्व में मिले हैं, जो हमारी कालीबंगा सभ्यता थी उसके दक्षिण पूर्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम अगली ट्रिक की ओर चलते हैं, कालीबंगा सभ्यता के क अक्षर की ट्रिक, यानी कालीबंगा एक ऐसी सभ्यता है जिसके नाम में ही, जिसके अक्षर से ही हमें पूर्ण रूप से उनकी विशेषताओं को देखने को मिलती हैं। तो क से हम देखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता है, ये कालीक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटें मिली हैं, कुमारी देवी का चित्र मिला है, कपास के अवशेष मिले हैं, कुत्ता जानवर यानी क से कुत्ता और कुत्ता जानवर के अवशेष मिले हैं। फिर हम क से देखेंगे कुंड यानी अग्नि कुंड के अवशेष मिले हैं, 7 अग्नि कुंड मिले हैं। 8 हम देखेंगे कोण यानी सड़कें समकोण पर काटती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है जिसमें सड़कें समकोण पर काटती हैं। और कोटा परकोटा यानी दोहरी सुरक्षा पाचिर, इसका परकोटा सबसे बड़ा परकोटा है। तो आप लोग देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता के क अक्षर की ट्रिक। फिर मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता की ट्रिक बताई थी ऊपर, यानी काली का ब्लड ग्रुप AB है, यानी काली का क्या ब्लड ग्रुप है AB। तो ए से अमलानंद घोष हो जाएंगे 1951 और उत्खननकर्ता BB से हो जाएंगे, बी से हो जाएगा BB लाल और बी से हो जाएगा BK थापर यानी बालकृष्ण थापर और BB लाल का मतलब हो जाएगा ब्रजवासी लाल। फिर हम अगली ट्रिक की ओर चलते हैं, कालीबंगा सभ्यता, इसमें आपको 2 नाम याद रखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताए थे कि कालीबंगा सभ्यता में आपको 2 नाम याद रखने हैं। पहला तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ और दूसरा अर्थ आपको लेना है काल से, यानी अकाल यानी पड़ा हुआ, यानी सब कुछ सूखा, अकाल यानी काल पड़ा हुआ। तो इसमें आपको नीचे 2 लाइनें दे रखी है, जहाँ पर काल पड़ेगा तो वहाँ गरीबी आएगी और सब कुछ दिनहीन हो जाएगा, यानी
इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको एक फैक्ट दे रखा है कि काल पड़ा तो कालीबंगा को दिनहीन बस्ती कहेंगे, यानी कालीबंगा यानी काल पड़ेगा, यानी काल से रिलेटेड हम देखेंगे काल वहीं पर ही पड़ेगा जहाँ पर गरीबी होगी, यानी गरीबी से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि कालीबंगा को दिनहीनों की बस्ती कहते हैं। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कालीबंगा। फिर अगली ट्रिक है कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कोट डिग्गी से मिले हैं। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो हम इसको ट्रिक से देखेंगे, क से कालीबंगा, क से कोट डिग्गी। तो आप कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कोट डिग्गी से मिले हैं। तो ये आपकी एक और ट्रिक हो जाएगी। फिर हम कालीबंगा जो हमारा हिंदी नाम है उसको हम इंग्लिश में नाम करते हुए हम इस ट्रिक को देखेंगे और सारी विशेषताओं को एक ही नाम से जोड़ते हुए लिखेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कालीबंगा को इंग्लिश में नाम लिखते हुए इन सारी विशेषताओं को एक ही ट्रिक में बना दिया गया है। तो ये जो हमारी ट्रिक है कालीबंगा, उसका हम नाम लिखेंगे इंग्लिश में KALIBANGA। तो ये हमारा पूरी रूप से ट्रिक हो जाएगी, जिसमें आपको लिखना है के से हम डिनोट करेंगे खाने को, जिसमें हम देखेंगे तंदूरी रोटी है, यानी तंदूर हमारा होता है ईरान से संबंध, इसका ईरान से संबंध बताया गया है कालीबंगा सभ्यता का, यानी हम तंदूरी रोटी वो अपने पंजाब वाले खाते हैं तो उससे रिलेटेड ले रखा है। तो आप ईरान से संबंध बताएंगे कालीबंगा सभ्यता का। फिर हम के से देखेंगे कलश यानी युगल समाधान, यानी इसमें हम कपल समाधान यानी दोनों यानी पत्नी पत्नी को एक साथ गाड़ने की अवशेष भी यानी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें कलश यानी युगल समाधान के साक्ष्य भी आपको मिले हैं। तो ये ए से हम देखेंगे अग्निकुंड, यानी अग्निकुंड कितने बताए थे, 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। फिर ए से हो जाएगा अलंकृत ईंटें, यानी अलंकृत फर्श के बारे में भी बताया गया है। एल से हो जाएगा सड़कें समकोण पर काटती है, यानी एल आपको किस प्रकार से दिख रहा है, एल हम चित्र गणित के माध्यम से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनाता है कोण। तो 90 डिग्री से हम समकोण से रिलेटेड देखेंगे, जिससे हम देखेंगे कि कालीबंगा जो सभ्यता है उनकी जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं और लकड़ी की नाली बनी हुई है। एल से हमारा हो जाएगा लकड़ी की नाली बनी हुई है। फिर हम देखेंगे आई से आप देखेंगे कि इसमें आई से अगर हम आगे की ओर चित्र बनाए तो एक स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। तो आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता से हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। फिर हम आगे बी वाला पॉइंट देखेंगे। बी में देखेंगे बुस्टोफिदन लिपि, यानी इसमें बुस्टोफिदन लिपि का भी यूज़ हुआ है और बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुई है और बी से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ए से हो जाएगा आगे आयुर्वेद के प्रमाण, यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। एन से हो जाएगा नाली, यानी लकड़ी की नालियाँ भी प्राप्त हुई है। जी से हो जाएगा घर, कच्ची ईंटों से निर्मित है घर, यानी कालीबंगा सभ्यता, यानी आप लोग देख सकते हैं काल पूर्ण रूप से पड़ा हुआ था, पैसों का अभाव था, यानी इनके पास पूर्ण रूप से पक्की ईंटों के घर नहीं थे, इसलिए इन्हें कच्ची ईंटें निर्मित हुई है, यानी कच्ची ईंटों के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जी से हो जाएगा गग्गर नदी के किनारे बसी हुई है कालीबंगा सभ्यता। तो आपका इसी नाम से आपके पूरी विशेषताएं डिफाइन की गई है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से इस कालीबंगा सभ्यता को डिफाइन करके इन ट्रिकों को एक ही वीडियो में पूर्ण रूप से विस्तार से समझा दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे मैंने आपको बता दिया था इस सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था, जो आप लोग देख सकते हैं। फिर 2 टीले प्राप्त हुए थे, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टीले हैं, आप लोग इसी प्रकार से समझ सकते हैं और अपनी कालीबंगा सभ्यता को पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। फिर इसमें दे रखा है स्वाधान की 3 पद्धतियाँ, यानी इसमें शवों को एक साथ गाढ़ा करते थे, दफनाते थे। तो इसमें 3 रूप से दफनाते थे, तो कौन कौन से किस प्रकार से दफनाते थे उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है पूर्ण समाधान, इसमें आप लोग देखेंगे उत्तर की ओर मुंह करके गाड़ते थे और दक्षिण में पैर होते थे। फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे आंशिक समाधान, पैरों को बांध कर गाड़ते थे। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कलश समाधान, कोई चिन्ह जैसे कलश रखकर दफनाते थे, यानी जब यह किसी व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके पास कलश का चिन्ह लगाते थे या फिर कलश रख देते थे। फिर आप लोग देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता, यानी कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और काली चूड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं कि चूड़ियाँ कैसी होती है, गोल होती है। वो गोल किस प्रकार की होती है, जिससे हम देख सकते हैं कि गोल एक अंडा भी होता है, जिससे हम अंडाकार कब्र, यानी इसमें एक अंडाकार कब्र भी मिली है।
तो आप लोग देख सकते हैं जिसे चिरायु कब्र नाम दिया गया है, यानी अंडाकार कब्र भी मिली है जिसे चिरायु कब्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर नीचे दे रखा है अलंकृत फर्श, यानी आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से काल पड़ा हुआ रहता है, यानी अकाल पूर्ण रूप से रहता है, तो उसका अलंकृत फर्श यानी फर्श भी अलंकृत नहीं होता है। उस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में अलंकृत फर्श किया गया है। फिर आगे आपको दे रखा है कि तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, यानी कालीबंगा सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। आप लोग इसे रिलेटेड कर सकते हैं कि काली शक्ति होती है, यानी कालीबंगा यानी काली शक्ति, यानी काली शक्ति को हम कुल्हाड़ी से ही मार सकते हैं, यानी तांबे की कुल्हाड़ी से ही उसे परास्त कर सकते हैं। आप लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे आपको दे रखा है एक अंडाकार कब्र दे रखी है जिसमें एक चित्र बना रखा है, यानी एक जिसमें कंकाल का चित्र बना रखा है, साइड में एक कलश रखा हुआ है। फिर नीचे चिरायु कब्र दे रखी है, बस्ती के दक्षिण में मिली, यानी ये जो चिरायु कब्र है, अंडाकार कब्र है, ये बस्ती के दक्षिण में मिली है। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि उत्तर की ओर सिर करके रखा हुआ है और दक्षिण की ओर पैर करके दफनाया गया है इस अंडाकार कब्र में। और फिर आगे आपको दे रखा है कालीबंगा की बहन सोती सभ्यता जो बीकानेर में स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको ये पूर्ण रूप से ट्रिकें बताई हैं। आप लोग इसी प्रकार से इन ट्रिकों का सहारा लेते हुए अपनी कालीबंगा सभ्यता को पूर्ण रूप से याद कर सकते हैं और अपने दिमाग में पूर्ण रूप से बैठा सकते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे, व्याख्या करते हुए हम समझेंगे, जिसे हम पहली कालीबंगा की अद्भुत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग पहली विशेषता देखेंगे, यहाँ के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, इसलिए यहाँ पर बने मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते थे। यानी यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी और इन्हें ऑक्सफोर्ड पद्धति और जाल पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यानी इसमें मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, यानी जो कुछ भी जो काली शक्तियाँ होती थी, जब भी ये हमारे घर में या फिर प्रवेश करती है तो पीछे के दरवाजे की ओर जाने में आसानी होती है। इस प्रकार से यहाँ का मानना है कि मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। दूसरी विशेषता है, यहाँ के भवन पहले कच्ची ईंटों से व बाद में पक्की ईंटों से बने हुए मिले। इन ईंटों की लंबाई चौड़ाई 30:15:5 के रूप में थी। यानी यहाँ पर पहले कच्ची ईंटों से, यानी पहले इनके पास ये दीनहीन बस्ती थी, यानी ये काल पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले कच्ची ईंटों से बने हुए थे, फिर धीरे धीरे सुधार हुआ तो बाद में पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यहाँ खुदाई करने पर यहाँ के मकानों में दरारें पड़ी मिली। इससे यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। यानी खुदाई करते समय मकानों में दरारें पड़ी मिली, यानी दरारें इसलिए हुई क्योंकि अकाल पड़ गया था, इनके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था बिल्कुल भी, तो दरारें बिल्कुल भी पड़नी थी और भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर स्नानागार मिले हैं जिनसे पानी निकालने की नाली पहले लकड़ी की बनी हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष यहीं से मिले। बाद में इस नाली को पक्की ईंटों से बना दिया गया। यहाँ से हमें प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले हैं। छठी हमारी विशेषता है, यहाँ पर हल से जुते हुए खेल के अवशेष मिले हैं, यानी हल से जुते हुए खेल के अवशेष मिले हैं। यहाँ भवन की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी हुई है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम काली बंगड़ी वाली चूड़ियों वाली जब भी कोई लड़की आती है तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, यानी हल से जुते हुए, यानी हमें खेती करनी पड़ती है। फिर हम फर्श को अलंकृत करवाते हैं, सजावटी ईंटों बनवाते हैं, नहीं तो फिर हमारा आना जाना बंद हो जाता है। यहाँ से हमें लोथल सभ्यता के समान 7 अग्नि वेदिकाएँ, हवन कुंड मिले हैं, जिसमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिले, जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा पाई जाती थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा यानी अकाल पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर बलि देने के अलावा इनके पास कुछ भी और भी चारा नहीं था। और हवन कुंड यानी 7 अग्नि वेदिकाओं में ये यानी पूरा जल कर यानी पूर्ण रूप से अकाल पड़ चुका था। आप लोग इस ट्रिक को यूज़ में ले सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। कालीबंगा में अगली हमारी विशेषता है, यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र, चीता एवं एक सिक्के पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है।
जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। यानी कालीबंगा यानी नाम से ही रिलेटेड है कि काली यानी काली चूड़ियों वाली, यानी तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होगी। और यहाँ पर कालीबंगा से हम लेंगे कुमारी देवी, यानी कालीबंगा क से कालीबंगा और क से कुमारी देवी, और एक तरफ मर्दा पर व्याधरहन चिता का एक चित्र होगा। यानी काली शक्तियाँ तो एकदम चित्ते के समान ही होती है। आप लोग इस ट्रिक को यूज़ में ले सकते हैं। यानी एक तरफ चित्ते का चित्र लगा हुआ था और दूसरी तरफ कुमारी देवी का चित्र लगा हुआ था, जिससे हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। फिर हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे, जिससे कपाल छेदन क्रिया, शल्य चिकित्सा, वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोस्पोलिस का प्रमाण मिलता है। यह विश्व में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा यानी अकाल पड़ गया था, यानी काल यानी पूर्ण रूप से काल पड़ गया था। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके खेलने यानी खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। तो ये लोग क्या करते थे, उनकी खोपड़ियों के खिलौने बनाते थे और उनमें 6 छेद लगाते हुए खेलते थे। ये सिर्फ याद करवाने के मैं आप ये सब ट्रिक मैं आपको याद करवाने के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे आपको ये कालीबंगा सभ्यता पूर्ण रूप से याद हो जाए। यानी 6 छेद वाले बालक की खोपड़ी मिली है, तो इसका मतलब ये है कि काल पड़ गया था, जिससे मिट्टी के बर्तनों से बच्चे खेलते नहीं थे। तो खोपड़ी में 6 छेद डालते हुए 6 छेद लगाते हुए उन खोपड़ियों के साथ वो खेला करते थे। तो इसी के साथ यहाँ पर बालक की खोपड़ियों में 6 छेद मिले हैं। ये आपको सिर्फ याद करवाने की ट्रिक है, इसका वास्तविक जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर हम अगली विशेषता देखेंगे। यहाँ से कपड़े में लिपटा एक उस्तरा तथा मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। यानी कालीबंगा यानी पूर्ण रूप से अकाल पड़ गया था। तो अकाल यानी कुछ भी वहाँ पर नहीं था, सब कुछ सूखा पड़ गया था। तो यहाँ पर एक कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा और मिट्टी का पैमाना मिला है। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी, यानी पूर्ण रूप से अकाल पड़ गया था। यानी कालीबंगा से रिलेटेड आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो काले रंग की चूड़ियाँ और दूसरा है काल यानी अकाल, जिससे आप पूर्ण रूप से इस कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं को समझ सकते हैं और अपने दिमाग में डाल सकते हैं। फिर हम अगली विशेषता की ओर देखेंगे। यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा में हम ब नाम देखते हैं, तो ब से हम बेलनाकार मोहरें ले सकते हैं, जो हमें मेसोपोटामिया सभ्यता की प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा से हम ब से लेंगे, बेलनाकार मोहरें हमें प्राप्त हुई है, यानी बेलनाकार मोहरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें मिश्रित फसल जौ और गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कालीबंगा यानी काले यानी एक बार क्या हुआ कि एक अमली व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए काले रंग की चूड़ियाँ लेकर गया। तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया, तो उसने उसको क्या किया, जौ और गेहूँ की फसल बोने के लिए कहा। तो जौ और गेहूँ की फसल तो बोई नहीं, उसने कपास की फसल बो दी। तो उसकी पत्नी गुस्सा हो गई तो गुस्से में आकर उसने ऐसा किया कि उसकी खोपड़ी में 6 छेद कर दिए और पूर्ण रूप से भूकंप आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस छोटी सी कहानी में यह पूरी कालीबंगा सभ्यता मिली हुई है। तो यहाँ से हमें मिश्रित फसल जौ और गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ और गेहूँ के साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए हैं कि ये पत्नी थी, उसने उसके पति को यानी वो अम्ल यानी अफीम लेता था, तो इसकी वजह से यानी उसके लिए वो काली चूड़ियाँ लेकर आया। वो गुस्सा होकर उसने उसको बोल दिया कि आप जौ और गेहूँ की खेती करने के लिए जाओ। तो जौ और गेहूँ की खेती तो करने के लिए जाता नहीं है, वो कपास की खेती करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ से हमें कपास के भी साक्ष्य मिले हैं और उसकी खोपड़ी में 6 छेद कर देती है उसकी पत्नी, और 6 छेद खोपड़ी में हो जाते हैं। तो फिर बाद में उसके घर में पूर्ण रूप से भूकंप आ जाता है, और भूकंप आ जाने के बाद फिर उसके घर में हवन किया जाता है। पुरोहित प्रधान को बुलाया जाता है। पुरोहित प्रधान को बुलाने के बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी लगाया जाता है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें पूर्ण रूप से कालीबंगा सभ्यता में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से हमें कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान से आप लोग देख सकते हैं कि कपल समाधान यानी कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता से हम रिलेटेड देख सकते हैं। ये कपल सभ्यता यानी पूर्ण रूप से दोनों प्रकार की सभ्यता है। तो इसमें आप कलश समाधान यानी जब कोई भी शवों को गाड़ते थे तो उनके पास कलश रखा जाता था। जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक में एक अंडाकार कब्र में जो चिरायु कब्र के बारे में मैंने आपको बताया था आगे, जब उस पूरे कंकाल को गाड़ा जा रहा था, दफनाया जा रहा था, तो उसमें आप लोग देख सकते थे कि उसके पास एक कलश रखा हुआ था।
फिर हम अगली विशेषता की ओर देखेंगे। यहाँ से हमें कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मूंगे मनके तथा सिप्पों के आभूषण, तांबे की पीने आदि मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के निवासी श्रृंगार प्रिय थे। यानी नाम से ही पता है कि कालीबंगा यानी काली चूड़ियों वाली, यानी जो काली चूड़ियाँ पहनती है वो श्रृंगार तो करती होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा क से हम देख सकते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता, यानी यहाँ पर कांस्य के दर्पण भी मिले हैं और यहाँ के निवासी श्रृंगार प्रिय थे। यानी काले रंग की चूड़ियाँ पहनती है तो श्रृंगार भी करती होगी। इससे ये आप ट्रिक ले सकते हैं। यानी आप इस ट्रिक से माध्यम से आप इस पूरी लाइन को समझ सकते हैं। फिर हम अगली विशेषता देखेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा एक पूर्ण रूप से वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता पर काल पड़ गया था। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ये तो गरीबों की बस्ती थी, दीनहीन बस्ती थी। तो यहाँ पर मंदिर तो क्या, यहाँ पर और कुछ भी चीज़ें भी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता थी, काल पड़ गया था, सब कुछ सूख गया था। तो इसी कारण यहाँ पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। तो आप इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए कालीबंगा सभ्यता को समझ सकते हैं। यहाँ से हमें भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी तंदूर यानी इराक से रिलेटेड हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हम अगली विशेषता की ओर देखेंगे। कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं, जिन्हें चिरायु कब्र नाम दिया गया। यानी अंडाकार कब्र को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ। यानी चूड़ियाँ कैसी होती है, गोल होती है, वो गोल यानी अंडे के आकार की होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडाकार कब्र मिली है और चूड़ियाँ जो भी पहनाता है उसको दुआ मिलती है कि तुम्हारी आयु जो है वो चिरायु आयु हो जाए, यानी चिरायु आयु तक तुम जियो। तो ये जो अंडाकार कब्र है वो उसको चिरायु कब्र के नाम से भी जाना जाता था। तो अगली विशेषता हमारी है, यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अनुमानतः इसका प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने में होता था। वास्तु दोष को दूर करने में इसलिए किया जाता था क्योंकि काली शक्ति यानी कालीबंगा यानी काली बंगड़ी वाली यानी काली शक्ति जो जब भी आती थी तो हम स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे, जिससे हमारे घर में काली शक्ति आए नहीं और हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। इसलिए काली शक्ति से दूर रहने के लिए हमें स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करना था। यानी स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग हम तभी करते थे ताकि काली शक्ति हमारे आसपास भी ना आए। तो आप इस ट्रिक को याद करते हुए ये स्वास्तिक चिन्हों को याद रख सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता के समाज में पुरोहित का स्थान प्रमुख था। यानी आप लोग देख सकते हैं कि जब काली की जब शादी करवाई थी तो काली की जब शादी करवाता है कौन करवाता है, तो ये पुरोहित प्रधान यानी पंडित जी भी करवाते हैं। तो पंडित के अनुसार ये पुरोहित प्रधान भी सभ्यता थी। यानी एक तो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और पुरोहित प्रधान भी सभ्यता थी। फिर हम अगली विशेषता देखेंगे। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी मुख्य राजधानी थी। यानी कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। आपको ये फैक्ट ध्यान होगा। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। इस सभ्यता के लोप होने के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि संभवतः भूचाल से या कच्छ के रण में रेत बढ़ जाने से ऐसा हुआ। जो समुद्री हवाएं इस ओर से नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वे हवाएं सूखी चलने लगी और कालांतर में यह भूभाग रेत का समुद्र बन गया। यानी पूर्ण रूप से इस कालीबंगा सभ्यता में अकाल पड़ गया, पूर्ण रूप से यह काल पड़ गया था, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर सूखा पड़ गया था। इसके बारे में गोपीनाथ शर्मा ने बताया है। फिर हम आगे की ओर कथन देखेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ है। यानी कैनेडी ने यह बताया कि इस सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है वो संक्रामक रोग से हुआ है। अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ। प्राकृतिक आपदा का मतलब भूकंप से या फिर बाढ़ आने से, इस प्रकार से बताया गया है कैनेडी ने। तो ये आपके जो कथन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इन कथनों को याद रखिएगा। कैनेडी ने संक्रामक रोग बताया है और इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ है। फिर हम आगे देखेंगे कालीबंगा संग्रहालय। यानी कालीबंगा संग्रहालय जिसकी स्थापना के बारे में हम देखेंगे, जिसकी स्थापना 1985-86 में हुई है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु
वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की गई थी। आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखना है कि कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 और 86 में की गई थी। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, पच्छ हड़प्पा सभ्यता एवं पाक हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। यहाँ से हमें प्राचीनतम नगर के प्रमाण मिले हैं, अतः इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ कौन पहनती है, यानी काले रंग की चूड़ियाँ शहर में ही ज़्यादा बिकती है, तो ये एक नगरीय सभ्यता यानी शहरीय सभ्यता है। आप लोग इस प्रकार से याद करते हुए इस कालीबंगा सभ्यता को समझ सकते हैं। यहाँ के उत्खनन करने पर कांसे के उपकरण मिले हैं, अतः इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा यानी कांस्य युगीन सभ्यता। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 1 से लगाकर 8 पॉइंट तक, जिसमें आपको पहला पॉइंट यानी एक पॉइंट में आपको यही पॉइंट दे रखा था कि कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। प्राचीन अवशेषों की आयु गणना रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा की जाती है। राजस्थान में हड़प्पा से संबंधित जितने भी तथ्य मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि इनकी लिपि किलाक्षर लिपि की तरह हुआ करती थी, जिसे बुस्टोफिदन लिपि के नाम से भी जाना जाता था। किलाक्षर लिपि यानी कालीबंगा यानी किलाक्षर लिपि, और कालीबंगा ब से हो जाएगा बुस्टोफिदन लिपि से रिलेटेड। तो आपके जो कालीबंगा से रिलेटेड जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं कि मैंने इस कालीबंगा सभ्यता को किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से ट्रिक बनाते हुए यानी ट्रिक को समझते हुए इन कालीबंगा सभ्यता को देख सकते हैं। फिर हम अंत में कालीबंगा सभ्यता का एक नक्शा देखेंगे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पूर्ण रूप से ये नक्शा समझ में आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये कालीबंगा सभ्यता पूर्ण रूप से समझ में आ गई। कालीबंगा सभ्यता का शहरी नक्शा यानी ये एकमात्र सत्तात्मक यानी शहरी सभ्यता थी जिसमें सड़कें समकोण पर काटती हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि मैंने ये कालीबंगा सभ्यता का जो सड़क है वो किस प्रकार से बनाया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, सड़कें समकोण पर काटती हैं। आप लोग ऊपर से देख सकते हैं कि अलंकृत फर्श बना हुआ है, और इसमें घर बने हुए हैं। घर में बाहर की तरफ नालियाँ बनी हुई हैं यानी लकड़ी की नालियाँ बनी हुई हैं, और घर में स्वास्तिक का चिन्ह भी लगा हुआ है। पीछे की ओर दरवाजे खुलते हैं, घर के पीछे की ओर दरवाजे खुलते हैं। घर बनाने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। एक तरफ तो हमें व्याघ्र का चिन्ह देखने को मिलता है, चीते का चिन्ह देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ कुमारी देवी का चिन्ह देखने को मिलता है। तो आपके ये 2 सिक्के हो जाएंगे। पीछे की और दरवाजे खुलते हैं। किस प्रकार से मैंने घर बनाया है बीच में, और खादान जो खाने की चीज़ें यानी जो इसमें जो खेती की जाती थी वो गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। फिर आप लोग आगे देख सकते हैं कि कच्ची ईंटों के घर भी बने हुए थे, कच्ची ईंटों के घर बने हुए हैं। मुख्य सड़क बनी हुई है, मुख्य सड़क के पीछे की ओर दरवाजे खुलते थे। फिर आप देख सकते हैं झुके हुए खेत के साक्ष्य यानी दक्षिण पूर्व की ओर झुके हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिले हैं इस शहरी नक्शे में। फिर आप देख सकते हैं कि 7 अग्नि कुंड वेदिकाएं बनी हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7 हवन कुंड बने हुए हैं। फिर आप आगे की ओर देख सकते हैं खोपड़ी में 6 छेद, शल्य चिकित्सक, एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद शल्य चिकित्सक के बने हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से नक्शे में पूर्ण रूप से इस कालीबंगा सभ्यता को डिफाइन करके बताया गया है कि किस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता के लोग रहते थे, और किस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता के लोग निवास स्थान ग्रहण करते थे, और किस प्रकार से उनका रहन सहन पहनावा और किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे, उसके बारे में ये पूरा नजरी नक्शा बनाया गया है। आप लोग इसे देख सकते हैं और पूर्ण रूप से इस नक्शे को समझ सकते हैं। फिर आप नीचे देख सकते हैं घर में दरार पड़ी तो भूकंप आया, यानी भूकंप किस प्रकार से आया, क्योंकि एक व्यक्ति था जो अम्ली अम्ली यानी अम्ल अम्ल का नशा करता था और काली रंग की चूड़ियाँ लेकर आया, जिसकी बे फिर उस बीवी को गुस्सा आया तो वो लाल हो गई यानी बीबी लाल, और फिर उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारे यानी बिक्के थापड़। तो आपके उत्खनन करता हो जाएंगे और खोज आपके अम्लानंद घोष हो जाएंगे। फिर काली चूड़ियाँ यानी काली चूड़ियों के बारे में बताया गया है। फिर अंडाकार कब्र जो मैंने आपको पीछे की ओर पीछे अंडाकार कब्र बताई थी। फिर तांबे की कुल्हाड़ी यानी इसमें ताम्र
तांबे के औजार का भी यूज़ हुआ है। तो आप लोग पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहरी नक्शा मैंने बनाया है और किस प्रकार से ट्रिक को बनाते हुए किस प्रकार से इस कालीबंगा सभ्यता को डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से इस कालीबंगा सभ्यता को समझ सकते हैं और पूर्ण रूप से कालीबंगा सभ्यता को याद कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह कालीबंगा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको एक छोटी सी कहानी ध्यान में रखनी पड़ती है कि एक काली नाम की लड़की होती है और उसका पति अम्ल लेता है और वो काले रंग की चूड़ियाँ लेकर आता है। तो क्या होता है कि उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है, गुस्से में उसको कहती है कि आप जौ और गेहूँ की खेती कीजिए। जौ और गेहूँ की खेती करता नहीं है, वो कपास की खेती कर देता है, जिससे उसे और गुस्सा आता है। तो वो उसकी खोपड़ी में 6 छेद कर देती है। 6 छेद हो जाने के बाद उसे डॉक्टर यानी आयुर्वेद यानी शल्य चिकित्सा के पास ले जाया जाता है। शल्य चिकित्सा के ले जाए के बाद फिर उसके घर में स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जाता है ताकि कोई बुरी शक्ति घर में प्रवेश ना करे। फिर भूकंप आता है और फिर गुस्से में पत्नी जब गुस्सा होती है तो भूकंप आ जाता है। भूकंप आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि दोहरी रक्षा प्राचीर यानी जब भी पत्नी गुस्सा होती है तो दोहरी रक्षा प्राचीर यानी डबल सिक्योरिटी लग जाती है। तो आप लोग पूर्ण रूप से इसमें आप लोग देख सकते हैं पूर्ण रूप से ट्रिक के बारे में बताया गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट को दिखाया गया है। आप लोग इसी प्रकार से फैक्ट को लिखते हुए डिफाइन करते हुए समझ सकते हैं और इस पूरी कालीबंगा सभ्यता को याद कर सकते हैं। इसके नाम में ही इसकी पूरी ट्रिक के छुपी हुई है। इसके नाम से ही पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगी कि कालीबंगा सभ्यता पूर्ण रूप से है क्या। अच्छा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है नवल पाठशाला और आप इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को सर्च मार सकते हैं। तो आपकी ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता उत्खननकर्ता की ट्रिक आपको दे रखी है। फिर कालीबंगा सभ्यता के आपके जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वो भी आपको दे रखे हैं। कालीबंगा की सभ्यता कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में 2 टीले प्राप्त हुए। कौन कौन से टीले प्राप्त हुए वो आप देख सकते हैं। इसका नजरी नक्शा आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। अपनी इस नक्शे को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं जिससे आपको पूर्ण रूप से इस कालीबंगा सभ्यता की पूर्ण रूप से जो विशेषताएं हैं, पूर्ण रूप से जो साक्ष्य प्राप्त हुए पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे।